नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी बेहद ही खास विषय लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो आज के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज एक खास तौर से बात होगी गुलाब की उन्नत खेती की और साथ ही आपको जानकारी देंगे सेब के बागों की देखभाल के बारे में भी। तो विषय आपने जान लिए हैं। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए। इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061 टोल फ्री नंबर ये जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकेंगे। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। इनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कमलपाल सिंह जी। आप प्रधान वैज्ञानिक और प्राध्यापक हैं पुष्प विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मंजूर अहमद गने जी। आप अध्यक्ष और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र अनंतनाग जम्मू कश्मीर से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। तो जैसा हमने आज आपको बताया कि आज ना सिर्फ बात होगी गुलाब की और उसके साथ साथ सेब के बागों की देखभाल भी आपको हम बताएंगे। लेकिन क्योंकि अभी हम मान सकते हैं त्योहारी सीज़न चल रहा है तो पहले फूलों की जो बात है वो हम यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर कमल आपसे हम जानना चाहेंगे गुलाब की खेती की अगर बात की जाती है, क्योंकि अब जो ताज़ा आंकड़े हैं निर्यात के हमने वो भी देखे हैं, उसमें भी इजाफा नज़र आ रहा है। कितना फ़ायदेमंद है गुलाब की खेती करना है किसानों के लिए? देखिए, गुलाब की खेती जो हमारी संस्कृति से गुलाब जो है बहुत पुरानी सदियों से जुड़ा चल रहा है जी। और हमारे किसान इसको सदियों से उगाते चले आ रहे हैं। लेकिन पहले इसके जो कॉमर्शियल एंगल कम था और घरेलू प्रयोगों में हम इसको ज़्यादा प्रयोग करते थे। और कट फ्लावर जो कर्तित फ्लावर जो हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कट फ्लावर बोलते हैं, उसकी तरफ ध्यान कम था जी। और दूसरे प्रयोग जैसे कि तेल निकालने के लिए या गुलकंद वगैरह बनाने के लिए या गमलों क्यारियों के लिए हम ज़्यादा प्रयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे अब आमदनी का जरिया किसान के लिए हम आमदनी बढ़ाने की बात कर रहे हैं जी, तो ये एक अच्छा स्रोत गुलाब उभर के आ रहा है। और इसके जो कट फ्लावर हैं हमारे भारत में भी और एक्सपोर्ट निर्यात भी होते हैं। और हमारे भारत में क्योंकि जनसंख्या काफ़ी है और बहुत बड़ा विस्तृत हमारा देश है, तो पूरे साल हमारे यहाँ पे भी इसकी काफ़ी मांग रहती है। इसलिए जो किसान इसी खेती करते हैं वो अच्छा इससे मुनाफा कमा रहे हैं। और उसको कई तरह से उसको गमलों में उगाकर गमले भी बेचते हैं, पौधे भी बेचते हैं, फूल भी बेचते हैं और तेल भी निकालते हैं। ऐसे ही तमाम कार्य करके किसान भाई इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल। और किस तरीके से इस मुनाफे को हमारे किसान बढ़ा सकेंगे इसकी उन्नत खेती करके, ये आपसे आगे हम जानेंगे। उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। फूलों का राजा गुलाब ना सिर्फ आपकी खुशी के मौकों में चार चांद लगाता है बल्कि किसानों की आमदनी को भी 2 गुना करता है। जी हाँ, हर मौके पर पसंद किए जाने वाले गुलाब की खेती आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है, लेकिन इसके लिए बुआई और रुपाई के समय का ध्यान रखना होगा। इस समय आप गुलाब की रुपाई कर सकते हैं। साथ ही जिन किसानों ने गुलाब लगा रखा है वो उसकी देखरेख करें। रुपाई के लिए किसान सबसे पहले खेतों की अच्छी तरह जुताई करे। फसल को पूरा पोषण मिले इसके लिए जरूरी है कि खेत से खरपतवार पूरी तरह से साफ कर ले। रुपाई के समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर यानी करीब 2 हाथ की रखें। इसके बाद जरूरत के हिसाब से समय समय पर सिंचाई करते रहे। पौधों के सही पोषण के लिए केंचुआ खाद खेत में जरूर डालें और साथ ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम युक्त उर्वरक 75 ग्राम, 125 ग्राम और 100 ग्राम की मात्रा में मिला लें। अब हर 1.5 वर्ग मीटर में इस उर्वरकों के मिश्रण की 200 ग्राम मात्रा डालें। खेत के हर 1.5 वर्ग मीटर में 4 से 5 किलो सड़ी गोबर खाद भी डालें। गुलाब की खेती के लिए अपने इलाके के हिसाब से उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। अलग अलग जगहों के लिए गुलाब की अलग अलग किस्में मौजूद है। आप गुलाब की कई किस्में लगा सकते हैं, जैसे पूसा अरुण। ये आकर्षक गहरे लाल रंग का होता है। इसकी खेती उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जाती है। हर पौधे से सर्दियों में 20 से 25 फूलों की और बसंत के मौसम में 35 से 40 फूलों की पैदावार होती है। इस किस्म में चूर्णिल आसिता रोग नहीं लगता है। पूसा शताब्दी किस्म की बात करें तो ये हल्के गुलाबी रंग का होता है। इसकी खेती भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। प्रत्येक पौधे से सर्दियों में 20 से 30 और बसंत में 35 से 40 फूल मिलते हैं। वहीं जिन किसानों ने गुलाब लगा रखा है वो पौधे की कटाई छटाई के बाद कटे हिस्सों पर डाइथेन M45 की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
तो जाना आपने कैसे आप गुलाब की उन्नत ढंग से खेती कर सकते हैं, अपना अधिक जो मुनाफा है वो इसके ज़रिए अर्जित कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो किसान जो सेब की खेती करते हैं और सेब के बागों में भी किस तरह की देखभाल की आवश्यकता है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बारे में और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर गनई का, जो हमारे साथ जुड़े हैं अनंतनाग से। डॉक्टर गनई, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से जब सेब के बागों की देखभाल के बारे में हम बात करते हैं या जो अभी का समय चल रहा है, कितना महत्वपूर्ण सेब की बागवानी के लिए? पहले मैं प्रोग्राम से पहले आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें इस काबिल समझा कि इस प्रोग्राम में बुलाया हमें जी। तो सबसे पहले हम जो भी बागवानी का यहाँ पे हमारा शोबा है, 3 स्टेट हमारा ज़्यादा करते हैं इसमें। इसका हमारा मतलब अगर हम 2.2 बिलियन टन हमारा मीट्रिक टन हमारा प्रोडक्शन है टोटल यहाँ पे, जिसमें से हमारा सिर्फ यूटी ऑफ जे&के 1.8 बिलियन मीट्रिक टन पैदा करता है, जिससे हमारे यहाँ के यूटी के तकरीबन 7 लाख फैमिलीज इसमें वाबस्ता है। इसमें जो हम प्रॉफिटेबल, जिससे हमें लोगों की जो इस शौकी से वाबस्ता लोग हैं हमारे साथ किसान भाई, उनको फायदा मिले, उस वजह से हम उनको बार बार में प्रोग्रामों के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए और उनके घर घर जाके उनके साथ बातचीत करते हैं कि आप कैसे अपने बागों का फसल अच्छा मियारी और अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे, किस तरह से आपकी उन्नति बढ़ जाएगी। तो उस वजह वो प्रोग्राम हम सब करते हैं उनके साथ। जी बिल्कुल, तो अलग अलग कार्यक्रम जो है देखिए वो चलाए जाते हैं, प्रशिक्षित किया जाता है किसानों को, जिससे अच्छे ढंग से वो सेब की बागवानी कर सकें और कैसे इसके ज़रिए हमारे जो किसान हैं अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे, इस बारे में भी इनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन आइए यहाँ नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। सेब की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में की जाती है। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पंजाब और सिक्किम में भी किसान सेब के बाग लगाते हैं। लेकिन हर फसल की बिजाई के बाद उसकी देखभाल करने की जरूरत होती है, जिससे अच्छी फसल ली जा सके। ऐसे में जिन किसानों ने सेब के बाग लगा रखे हैं, वो रुइया और सेंजोस्केल कीटों की रोकथाम के लिए 2% हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल का छिड़काव करें। इस महीने कीट भक्षी कोक्सीनेला सेप्टपुंक्टाटा को बागान में छोड़े। आप 30 से 35 वयस्क प्रतिग्रसित वृक्ष छोड़ सकते हैं। इस महीने डाइमेथोएट की 0.01% मात्रा का छिड़काव करें। फलों को तुड़ाई से पहले ही गिरने से रोकने के लिए 20 ppm नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल की 2 ग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सेब में लगने वाले रोगों में हेरी रूट, श्वेत जड़ सड़न, कॉलर सड़न, कैंकर रोग, चूर्णिल आसिता, पत्तों के धब्बे, कजली छाले और ई फ्लाई धब्बे, फल सड़न और विषाणु रोग प्रमुख है। इन रोगों का प्रकोप होने पर सेब के उत्पादन पर असर पड़ता है और फल की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसलिए अगर आप सेब के बागों से अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो बागों में समसामयिक कार्य जरूर करें। साथ ही बाग को कीटों और रोगों की समस्या से भी बचाएं। दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह ले लें। वहीं देर से पकने वाली किस्मों के तैयार फलों को तोड़कर बाजार भेजने की व्यवस्था करें। तो जाना आपने किस तरह की देखभाल की आवश्यकता होती है अगर आप सेब की बागवानी कर रहे हैं, और ना सिर्फ देखभाल, कोई भी फसल हो उसमें आवश्यक हो जाती है, और ख़ासतौर से अगर आप फूलों की खेती करते हैं और उसमें भी गुलाब की खेती, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी के समय जिस तरीके से डॉक्टर कमल आप हमें बता रहे थे कि जो अभी का समय है काफ़ी अच्छा माना जाता है अगर हम गुलाब की खेती करना चाहते हैं, लेकिन कौन कौन सी विधियाँ हैं? क्योंकि कुछ कलम विधि से भी हमने देखा है जो हमारे किसान करते हैं, रुपाई करते हैं, किस तरीके का बेहतर परिणाम जो है उन्हें मिल सकता है? देखिए, गुलाब जो ना एक बहुत बड़ा ग्रुप है। गुलाब अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है कि एक ही वैरायटी नहीं है इसमें। जैसे कि कुछ फूल तो कट फ्लावर के रूप में प्रयोग करते हैं जी, और कुछ हम तेल निकालने के लिए करते हैं, कुछ हम लूज फ्लावर के लिए जिनकी हम माला वगैरह बनाते हैं उनके लिए करते हैं जी, और गुलकंद वाला अलग ग्रुप है। और उसी हिसाब से इनके ग्रुप भी, इनके जो विभाजित किया गया है उसके हिसाब से भी ये 4-5 इसके मुख्य भाग हैं। जैसे एक हाइब्रिड टी है, एक फ्लोरीबंडा है, एक मिनिएचर है। हाइब्रिड टी में एक सिंगल फ्लावर आता है बड़ा, और जो फ्लोरीबंडा उसमें ग्रुप में फूल आते हैं गुच्छे में,
और तीसरा मिनिएचर, वो छोटा होता है जो घरों के लिए गमलों में लगाने के लिए उपयुक्त होता है, लोग उसको घर पे लगाने के लिए वरीयता देते हैं। तीसरा होता है क्लाइंबर, कहीं ऐसी जगह होती है हम उसको क्लाइंब करना चाहते हैं, पेड़ पर चढ़ाना चाहते हैं, दीवार पर चढ़ाना चाहते हैं। तो इसी के अनुसार इनके जो विभाग हैं, भाग हैं, उनके ग्रुप जो है, समूह, उनके अनुसार इनका जो प्रोपोगेशन का, परिवर्धन का आपने पूछा, उनका अलग अलग प्रकार है। यानी पहले हमें अपना उद्देश्य जो है वो सुनिश्चित करना होगा। उद्देश्य और कौन सा समूह का आप बनाना चाहते हैं वो हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। जी, लेकिन खासतौर से व्यावसायिक रूप से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी किस्म है जो प्रचलित है? व्यावसायिक रूप से अगर हम कट फ्लावर की बात करते हैं तो उसमें हाइब्रिड टी सबसे ज्यादा प्रचलित है जी, जिसमें हम फूल काट के बाजार में भेजते हैं, बुक्के वगैरह जिससे बनते हैं। और दूसरा जो है वो भी एक बहुत अच्छा प्रचलित ग्रुप है जिसमें हम लूज फ्लावर बोलते हैं, खुले फूल जी। और खुले फूल दो तरह से ज़्यादातर यूज होते हैं। एक तो जैसे शादियों में या फंक्शनों में उसकी माला वगैरह बनती हैं या पूजा वगैरह में उनको खुले फूल को प्रयोग किया जाता है जी। दूसरा उनको तेल निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, वो दूसरी प्रजाति होती हैं। और तीसरा कुछ खाने पीने की चीज़ें जैसे गुलाब जल है, वो ये गुलकंद है, रुआवजा है, उन्हें प्रयोग होता है जी। तो अलग अलग पहला ग्रुप मैंने बताया जो हाइब्रिड 2 ग्रुप का था, वो थोड़ी जो प्रजातियां थोड़ी सेंसिटिव है, मतलब उनमें बीमारी वगैरह आने का चांस ज़्यादा रहता है और वो प्रतिरोधक क्षमता में कम होती है रोगों के प्रति, इंसेक्ट के जी। तो जो ज़मीन से भी उनको जब नीचे से, क्योंकि जब पौधा लगाते हैं तो ज़मीन से उसको खुराक लेनी होती है, ज़मीन में अनेक तरह की बीमारियाँ और कीड़े और सब होते हैं, तो उनसे लड़ने की क्षमता उस पौधे के अंदर होनी चाहिए जी। तो उससे बचने के लिए इन पौधों को हम एक नीचे रूट स्टॉक, मूल व्रंत उसको बोलते हैं। तो मूल व्रंत कई फसलों में प्रयोग होता है, जैसे सेब में भी प्रयोग होता है। तो पहले मूल व्रंत को हम लगाते हैं और मूल व्रंत भी जो है क्लाइमेट के अनुसार अलग अलग है। जैसे हमारे उत्तरी भारत की बात करें कि रोजा इंडिका एक प्रजाति है, वो यहाँ पे प्रयोग होती है। और दक्षिण भारत में जो है रोजा मल्टीफ्लोरा होता है, कहीं पे रोजा कैनाना होता है, यानी क्षेत्र अनुसार अलग अलग किस्में हैं। एक दर्शक फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर साहब, इनका सवाल हम ले लेते हैं। नंद स्वरूप जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सर मैं जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा गुलाब का रंग कलर हमें लेना चाहिए जिससे जो है अगर गुलाब नहीं रेट बाजार में नहीं मिल रहे हैं तो हम उसको सुखा करके बेचते तो हमको भी अच्छा मुनाफा उससे प्राप्त हो जी। यानी देखिए अगर फूल जो कटफ्लावर की हम बात कर रहे थे, अगर देखिए बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया है जी। जो लाल रंग है, अगर हम खाने पीने की बात करें तो लाल रंग की ज़्यादा इसकी डिमांड होती है, मांग होती है बाजार में। अगर आपका नहीं बिक रहा है तो आप उसको सुखा सकते हैं। तो आपको जैसे रुआवजा बनाना है, गुलकंद बनाना है, वहाँ पे इस रंग की ज़्यादा डिमांड होती है जी। तो वो आप ऐसी वैरायटी ले, सही बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। कई बार हर समय बाजार में डिमांड नहीं होती है, तो हमको उसका अल्टरनेटिव विकल्प तैयार रखना चाहिए ताकि किसान की मेहनत बेकार ना जाए, हमको फूल फेंकने ना पड़े। एक तो वो है, और दूसरा ये तो कट फ्लावर की बात करी मैंने। दूसरा ग्रुप मैंने बताया था जो हम खुले फूल, बिना डंडी के फूल जो बेचते हैं माला वगैरह के लिए, उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जो देसी गुलाब जिसको कहते हैं। तो उसमें हमने पाया, हमने कई जगह भ्रमण भी किया, लोग जो उसमें आ रहे हैं, तो उसमें जब बाजार में कई बार जब शादियाँ होती हैं, त्यौहार होते, काफ़ी डिमांड होती है। जब नहीं होती, डिमांड नहीं होती, तो उसमें किसान ऐसी प्रजातियां ले रहे हैं, उनमें तेल का भी अंश होता है। तो जब बाजार में डिमांड नहीं होती है, या तो सुखा लेते हैं या उनसे तेल निकाल लेते हैं जी। और तेल का बाजार में अच्छा खासा आमदनी होती है। और कई लोग तो जहाँ पे ये किसान होते हैं गुलाब पैदा करने वाले, वहाँ पे वो फैक्ट्री वाले अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं और काफी अच्छे रेट में वो उसके फूल पूरे साल खरीदते रहते हैं। यानी जो आमदनी है देखिए वो रुकेगी नहीं आपकी, बशर्ते सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, प्रफुल्ल जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रफुल्ल भाई पटेल जी गुजरात से, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सेब का पेड़ लगाया है जी, 2-3 साल हो गए, फूल नहीं आते। फूल नहीं आता है? हाँ। चलिए डॉक्टर गणेश से हम जान लेते हैं। डॉक्टर गणेश, क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? इन्होंने जो सेब का एक जो पेड़ था वो लगाया है और बता रहे हैं करीब 3 साल हो चुके हैं लेकिन फूल नहीं आते उस पर। ये गुजरात से बोल रहे हैं जी। असल में क्या होता है, सेब के पेड़ के लिए एक टेम्परेचर होना जरूरी होता है जी, जिसको हम चिलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। ये तकरीबन 1200 से 1500 घंटे होना चाहिए, जरूरी है जी। तो ये जो गुजरात हमारा एरिया है, वहां पे गर्मी बहुत पड़ती है, इसको ये टेम्परेचर नहीं मिलता है, इस वजह से ये वेजिटेटिव भी तो ग्रो करेगा लेकिन फूल उसको कभी नहीं आएंगे सर जी। और खासतौर से जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, हिमाचल की बात करते हैं, तो काफी गुणवत्ता वाला सेब जो है यहाँ से मिलता है। इसके लिए किसानों को किन किन बातों का ख्याल रखना होगा डॉक्टर गने?
हाँ सर, सबसे पहले अभी 95% से ज़्यादा फ्रूट हमने निकाला है पेड़ों से, ज़्यादा से ज़्यादा 5% अभी बकाया है। आज से ही हमें ये काम शुरू करना है कि हमें अगले साल बीमारी कम लगे, कीड़े कम लगे, और जो हमारा अगले साल फ्रूट आएगा उसमें हमें फ़ायदा हो। उसके लिए हमें आज से ही तैयारियां शुरू करनी है। सबसे पहले हम आज मैं अपने किसान भाइयों को क्या बताना चाहूँगा कि वो आज से ही आचार सैनिटेशन, अपने जो बगीचे हमारे वहाँ पे साफ सफाई करनी है। जो पत्ते गिरते हैं, जो पत्ते गिरने वाले हैं, उनको जमा करने, किसी गड्ढे में जमा करना है। और दूसरा जो हमारी यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है, जो हमारी यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया है, 3 से 4% यूरिया स्प्रे करना है। अभी 10-15 नवंबर के बाद से हम शुरू कर सकते हैं। उससे क्या हो जाता है, जो पत्ते हैं, जो दरख्तों पे भी पत्ते मौजूद हैं, वो एक तो गिर जाएंगे उस यूरिया स्प्रे करने से। एक तो वो फायदा है उनका। एक सबसे महत्वपूर्ण जो फायदा इस वक्त हमें है, अभी बर्फ आने वाली है। अगर पत्ते हमारे दरख्तों पे रहेंगे तो उस वजह से क्या हो जाएगा, पत्तों पे बर्फ जमेगी और उससे हमारे दरख्त टूट जाएंगे, टहनियां टूट जाएंगी। एक तो अगर हम यूरिया स्प्रे करें, जब पत्ते जड़ जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, तो एक फायदा वो है। दूसरा फायदा जो हमारा है, जो भी बीमारी होती है, जो भी फंगस होता है, जो भी कीड़ा होता है, वो इन्हीं पत्तों पे रहता है। और जो ही ये यूरिया स्प्रे करके हम ये पत्ता नीचे गिर जाता है, उससे क्या होता है, ये पत्ता सड़ने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है। तो ये इसके फायदे हम मान सकते हैं डॉक्टर गने जी। और किस तरीके से, देखिए जैसा आपने बताया कि जब बर्फबारी होती है तो वहां भी कई तरह की सावधानियां हमें रखनी होंगी। विस्तार से आपसे ये जानकारी हम लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं गुलाब की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं, और खासतौर से सेब की बागवानी के दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा अच्छी और गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए भी। हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, साथ ही जो दर्शक हैं वो अलग अलग राज्यों से जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ प्रमोद जी जुड़े हैं बिहार से। बहुत बहुत स्वागत प्रमोद जी आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी, हम जानकारी लेना चाह रहे हैं कि सेब का खेती जो है हम लोगों का हो सकता है कि नहीं हो सकता है मेरे यहाँ। बिहार में आप जानना चाह रहे हैं कि खेती हो पाएगी या नहीं? जी, अभी नहीं हो सकती है। डॉक्टर गणेश, वहाँ पे कोई इलाका है जो पहाड़ी इलाका हो, जहाँ पे सर्दी है, जहाँ पे चिलिंग टेम्परेचर, जो मैंने अभी पहले भी बताया, जो 1200 से 1500 आवर्स होगी, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। जिस तरह हम उत्तराखंड में कर सकते हैं, जिस तरह ऊपर सिक्किम में भी हो सकता है जहाँ पे सर्दी हुई है, अभी वहाँ पे थोड़ा थोड़ा है, जिस तरह हमारा हिमाचल में होता है। और खासकर कश्मीर में तो सर्दियाँ है ही, बिहार में नहीं हो सकता है भी सर। जी बिल्कुल, पेड़ हम लगा सकते हैं, पेड़ सर हम लगा सकते हैं, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन फूल और सेब नहीं बन जाएंगे। और अगर इस साल का हम पेड़ ले जाएंगे, जिसने यहाँ पे 1 साल गुजारा होगा, और फिर हम किसी भी जगह इंडिया में ले जाएंगे, उनको तो फूल उसमें आएंगे, लेकिन उसी के साथ वो खत्म हो जाएगा, फ्रूट नहीं बन जाएगा उसमें। बिल्कुल, ये समस्या देखिए आ सकती है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं उत्तर प्रदेश सहारनपुर से। सतबीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। मैं ये मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ जी। और सेब के बारे में जानकारी लेना चाह रहा है। सेब का बाग हमारे यहाँ हो जाएगा?
देखिए डॉक्टर गने, अब उत्तर प्रदेश से भी हमारे जो दर्शक हैं वो जानकारी लेना चाह रहे हैं, क्या वहाँ भी संभावनाएं हैं? सर नहीं हो सकती है अभी, जब तक कि हम इस पे रिसर्च हो रहा है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे भी और हिमाचल में भी, कि लो चिलिंग टेम्परेचर हम जीनोटाइप्स बनाएंगे। जब वो हमारे पास होंगे तो फिर हम वहाँ जो हमारा मैदानी इलाका है, नीचे यूपी है, बिहार है, पंजाब के साथ ऊपर वाला हिस्सा है, तो वहाँ पे हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी उसमें टाइम है, क्योंकि अभी हमारे पास लो चिलिंग टेम्परेचर वैरायटीज है ही नहीं मौजूद इतनी। चलिए बिल्कुल, लेकिन भले ही सेब की खेती ना हो पाए, ऐसे में आप गुलाब की खेती जरूर कर सकते हैं। डॉक्टर कमल, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे किस तरीके से और किन बातों का किसानों को ख्याल रखना चाहिए, या जिस तरीके से हमने देखा जलवायु जो है काफी हद तक हमारी फसल पर उसका असर रहता है, गुलाब में क्या स्थिति? गुलाब में सही कहा आपने, जलवायु का बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि जो गुलाब है ये बहुवर्षीय पौधा है, और बहुवर्षीय फसलों में ये एक समस्या रहती है कि आपको जो पूरे साल उसको जो अनुकूल वातावरण चाहिए पौधे को, वो बनाना पड़ता है। और जहाँ पर ये प्रतिकूल जो तीन, जैसे उत्तरी भारत की हम बात करें, मैदानी क्षेत्र दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्र की, यहाँ पे तीन बिल्कुल अलग अलग ऋतुएं हैं, गर्मी, सर्दी और बरसात। तो समस्या आती है जहाँ पर एक जैसा मौसम है, जैसे बेंगलोर में, पुणे में, वहाँ पे एक जैसा मौसम होता है, तो वहाँ पे समस्याएं कम आती हैं। तो वहाँ पे पूरे साल लगातार पैदा लेते हैं। लेकिन उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में हमारी समस्या क्या आती है, जाड़ों के समय में ये जो ऋतु है ये गुलाब की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छी होती है जी, खास करके अक्टूबर से और मार्च तक। उसके बाद गर्मियों में हमको खास इसका इंतजाम रखना पड़ता है, उसकी जो जलवायु मेंटेन करने के लिए पॉली हाउस में लगाना पड़ता है, क्योंकि खुले खेत में उतनी पैदावार नहीं होती है जी। तो हम पॉली हाउस का सहारा लेना पड़ता है, जहाँ पर कूलर वगैरह लगा के हम कूलिंग उसकी रखते हैं। तो ऐसा करेंगे तो किसान पूरे साल इससे पैदावार ले सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें गुणवत्ता में फ़र्क आएगा। जाड़ों के जो फूल होंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे, तो उनको आप निर्यात भी कर सकते हैं, और जो गर्मियों में फूल आएंगे वो थोड़ी गुणवत्ता में कम हो सकते हैं, तो उनको हम घरेलू उसमें बाजार में आसानी से जो लोग कर रहे हैं वो घरेलू बाजार में बेचते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर कमल, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी का जो समय है वो काफ़ी उचित माना जाता है अगर इसकी खेती हमें करनी है, इस बारे में आगे आपसे मैं जानकारी लूँगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? MD हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हैं दरभंगा बिहार से। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी, हम सर पूछना यही है कि मेरे पास पोली हाउस है जी, उसमें शिमला मिर्च हम लगाते हैं जी, क्या उसमें सेब की खेती कर सकते हैं? चलिए, सेब की खेती उसमें हो पाएगी या नहीं? हम पहले उसमें हम उसमें कंट्रोल टेम्परेचर रखते हैं, उसमें हम गर्मी ऑलरेडी लगाते हैं पॉली हाउस में, लेकिन जब पॉली हाउस में हम कर देंगे तो उसमें टेम्परेचर उसको ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो सकता है। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर गने, कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक हैं रुचि ज़रूर ले रहे हैं सेब में, और इसकी देखभाल कैसे करनी है इसके बारे में भी लगातार आपसे मैं जानकारी लूँगा। फिलहाल एक और दर्शक जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? लालाराम मीणा जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे जयपुर के अंदर कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं बढ़िया गुलाब की? जी। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, ये गेंदे का जो बीज होता है, पूसा अर्पिता, पूसा बहार जी, वो कहाँ अवेलेबल होगा? मेरे को मिलता नहीं है यहाँ जयपुर में। चलिए बिल्कुल, जयपुर पिंक सिटी से ये हमारे साथ जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं कौन सी अच्छी किस्म रहेगी वहाँ के लिए। डॉक्टर कमल। हाँ मीना जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था इसे कई समूह होते हैं, तो इसमें जो प्रजाति हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने निकाली हैं, चाहे वो कट फ्लावर की हों, उसमें पूसा अरुण है और पूसा शताब्दी है और भीम है जी, प्रजाति आप लगा सकते, रक्तिमा है, ये लगा सकते हैं कट फ्लावर के लिए। और एक लूज फ्लावर के लिए जो हम खुले फूल जिनको कहते हैं, माला वगैरह में होता है, जिसमें देसी गुलाब आज तक किसान लगाते हैं, उसी ग्रुप में हमने एक प्रजाति निकाली है पूसा अल्पना जी, तो उसको आप लगा सकते हैं। ये तो रही गुलाब की बात। और दूसरा आपने गेंदे के बारे में बात करी, पूसा अर्पिता और पूसा बहार प्रजातियों की जी, इन दोनों का बीज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में उपलब्ध है, लेकिन इस समय नहीं मिलेगा क्योंकि पूसा अर्पिता का जो बिजाई का समय है वो जुलाई होता है, तो उसको हम मई जून तक बिक्री करते हैं।
और जो पूसा बहार है वो सितंबर अक्टूबर में उसकी बिजाई करते हैं, तो उससे पहले तक वो मिल रहा था। इस समय एक तो बीज भी इस समय नहीं है क्योंकि काफ़ी मांग रहती है पूरे देश की, दूसरा भी लेने से उसकी वो अच्छी पैदावार भी नहीं होगी। अगले साल के लिए आप हमारे संभाग से संपर्क करें तो आपको जरूर आपकी इच्छा पूरी होगी। बिल्कुल, और भले ही बीज ना मिले, देखिए इन दिनों की त्योहारी सीजन है, फूल ज़रूर आपको बाजार में अच्छे मिल जाएंगे। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं रवि जी। जी रवि जी, क्या जानना चाह रहे हैं? मैं ये जानकारी लेना चाहता था कि एक बीघा था मेरा, तो उसमें सेब लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? बिल्कुल, देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी बेहतर होती है जो सेब की खेती है। डॉक्टर गने, जो मैदानी क्षेत्र के हमारे किसान जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से ये जुड़े हैं, जानना चाह रहे हैं कि किस तरह की संभावनाएं हैं वहाँ पर? पहले भी मैंने बताया कि प्लेन्स पे भी मुश्किल है, हमें लो चिलिंग टेम्परेचर वैरायटीज है ही नहीं भी इस वक्त हमारे पास, हम ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जो अगर हमारा यूपी का ऊपर वाला हिस्सा जो पहाड़ी क्षेत्र है, अगर वहाँ पे हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है 4 से 7 डिग्री तक सर्दियों में, तो वहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और वहाँ पे संभावना है लो चिलिंग टेम्परेचर वैरायटीज का। जी बिल्कुल, तापमान जो है उसका बहुत ख्याल यहाँ रखना होता है। और सर इसमें ज्यादा तापमान का ही है। जी बिल्कुल डॉक्टर गणेश, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी कुछ प्रतिशत जो फल है वो लगा हुआ है, लेकिन तुड़ाई के दौरान भी क्या कोई विशेष सावधानी किसानों को रखनी होगी जिससे गुणवत्ता उसकी बरकरार रहे? जी, तुड़ाई के दौरान। हेलो डॉक्टर गणेश, जानना चाह रहे हैं आपसे, तुड़ाई के दौरान किस तरह की सावधानी अपनाते हैं हमारे किसान जिससे जो गुणवत्ता है वो अच्छी बनी रहती है और बेहतर भाव उसका बाजार में मिलता है? हाँ, ये तो बहुत जरूरी चीज है। जब हमारा क्वालिटी फ्रूट, जब हमारा सेब अच्छा होगा तभी तो आप लेंगे, तभी जब किसान से खरीदेंगे, जब हमारा दिल्ली में जाएगा, बंगलोर जाएगा, गुजरात जाएगा, तभी हमें फायदा है। जब उसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें ग्रेडिंग करनी है एप्पल की, एक ही साइज के एक ही बॉक्स में रखने हैं। ये नहीं कि ऊपर अच्छा सेब रखा, नीचे फिर खराब, उसे हमारा जो मार्केट है वो डाउन हो जाता है। उसके लिए क्या है, क्वालिटी किस तरह हम कर सकते हैं, उसमें हमें पहले ही कैल्शियम, मतलब जुलाई में हमें कैल्शियम करना होता है, कभी जिंक या कभी बोरान, उसे हमारी क्वालिटी बढ़ जाती है सेब की, उसे रंग भी अच्छा आ जाता है। और जब हम हार्वेस्ट करते हैं उसको पहले हम स्टेक करते हैं, जब वहां से उतारा सेब दरख्त से उतारा तो इमीडिएटली हम पैकिंग नहीं कर सकते हैं, इनको पहले एक कमरे में मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर के लिए हम रख सकते हैं। उसके बाद मॉडरेशन टेम्परेचर जरूरी है, उसके बाद हम अलग अलग ग्रेडिंग कर सकते हैं। एक साइज का जो सेब है हमारा वो हम एक अलग रखेंगे, दूसरे साइज का दूसरी तरह, इसी तरह ग्रेडिंग करके हम अलग अलग रखेंगे। अच्छे कलर का अलग, जो इसका कलर कम है उसका अलग अलग जब हमने रखा तो उससे हमारा जो क्वालिटी है बढ़ जाता है, और जो वो कस्टमर जो हमारा होता है उसको वो पसंद चीज आती है, तभी वो हमसे खरीदता है। उसी से हमारी क्वालिटी से की वजह से उससे हमारा मुनाफा भी हो जाता है। जी, मुनाफा उसके जरिए काफ़ी अधिक हमारे किसानों को मिल सकता है। ग्रेडिंग देखिए अगर आप समय से कर लेते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं बांदा उत्तर प्रदेश से। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सीताराम जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये सेब की वैरायटी 3-4 निकली हैं गर्म इलाके के लिए, हरिमन 99, डोरसेट गोल्डन, अन्ना और स्वीट ट्रॉपिकल, ये यहाँ हो सकती है? डॉक्टर गने, हमारे साथ बांदा उत्तर प्रदेश से सीताराम जी जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं कुछ किस्में नई निकली हैं गर्म क्षेत्रों के लिए, उनकी क्या संभावना है? 2-3 वैरायटी है, लेकिन वो किस इलाके के लिए, जहां पे हमारा टेम्परेचर 4 से 7 डिग्री रहेगा एटलीस्ट 1000 अवर्स तक के लिए सरमा में, तभी ये हो सकता है। अगर जो जहां से ये बरार हमारे भाई साहब, किसान भाई साहब बोल रहे हैं, अगर वो वहां पे ये टेम्परेचर 4 से 7 डिग्री के करीब रहता है सर्दियों में, आज से मतलब समझो आज से ही, नवंबर से ही शुरू बराबर जनवरी फरवरी, अगर ये रह सकता है तो फिर हम वहां पे कर सकते हैं ये वैरायटी। वो भी अभी मतलब उतना मतलब जो बता रहे हैं 99 उतना उसका शोर नहीं है। अगर हम लगाएंगे कि लगाएंगे क्यों, उसे हमें फायदा होना चाहिए।
जी बिल्कुल, ऐसी किस्म का चयन करें जिसके जरिए मुनाफा हमारा बढ़ सके। रिसर्च चल रहा है अभी पूरे हमारे हिमाचल में भी रिसर्च चलता है, हमारे जम्मू कश्मीर में भी रिसर्च चलता है। जो ही हमारी लो चिलिंग वैरायटी आएंगी तो वो पूरा उत्तर भारत जो हमारा है वहां पे हम हर जगह कर सकते हैं, पहाड़ियों के साथ साथ जहाँ जो एरिया हमारा है पूरा नीचे। सेब की जानकारी लगातार दे रहे हैं, उसके साथ साथ गुलाब के बारे में भी हमारे जो विशेषज्ञ हैं आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं शिवराज जी। हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो, चलिए, जितना समझ हम पाए हैं ये जानना चाह रहे हैं कि गुलाब की खेती कब कैसे कर सकते हैं राजस्थान क्षेत्र की अगर बात की जाए। डॉक्टर कंवल, देखिए राजस्थान और दिल्ली का लगभग जो है सीजन लगभग रहता है, बसर वो राजस्थान में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है लेकिन ठंड लगभग साथ साथ शुरू होती है जी। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अक्टूबर से और मार्च तक बहुत अच्छा समय होता है गुलाब की पौध लगाने का। अगर आपको नए पौधे लगाने हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर ज़्यादा ठंड हो जाए तो पौधे को स्थापित होने में थोड़ा दिक्कत आती है। और फरवरी मार्च तक लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि फरवरी मार्च के तुरंत बाद एक गर्मी आ जाती है तो पौधा अच्छी तरह से स्थापित नहीं होता है, तो फिर गर्मी में मरने के चांस रहते हैं। इसलिए अच्छा है कि आप अक्टूबर नवंबर में पौधे लगाएं तो वो अच्छे ठंड के दौरान अच्छी तरह स्थापित होंगे और गर्मियों में उनको बिना किसी कैजुअलिटी के वो जिंदा रहेंगे जी। और जो पुरानी फसल किसी ने लगाई हुई है उसकी भी मरम्मत करने का काम होता है, क्योंकि ये बहुवर्षीय पौधा होने के नाते इसको हर साल हमको उसकी देखभाल करनी पड़ती है। सबसे पहले देखभाल तो उसमें कटाई छटाई होती है जी, क्योंकि ये झाड़ी नुमा पौधा होता है तो बहुत लंबी लंबी पतली पतलियाँ डंडियाँ बन जाती हैं जिनमें अच्छे फूल नहीं निकलते हैं जी। तो उसको भी हम अक्टूबर के शुरू में ही उसकी एक पौधे में 4-5 अच्छी स्वस्थ शाखाएं छोड़कर जो बीमार शाखाएं हैं या कमज़ोर शाखाएं उनको काट देते हैं करीब ज़मीन से 40-45 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जी। तो उनमें फिर अच्छी तरह से उसमें खाद और खुदाई करते हैं और खाद जो उर्वरक हैं या FIM है या केंचुई खाद है उसमें डालकर उसमें पानी वगैरह लगाते हैं तो फिर दोबारा से उसमें अच्छी ग्रोथ आती है। बिल्कुल। तो फिर पूरे जो सर्दियों में बहुत अच्छा उसमें फूल आते हैं जी। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से अगर आप सही समय पर जो आवश्यकता है किसी भी पौधे की, फसल की, उसकी पूर्ति करेंगे तो जाहिर तौर पर अच्छा पुष्पन उसमें हो सकेगा। और जब बात फूलों की जाती है तो अपने आप ही ये जो आकर्षित करते हैं हर किसी को। और गुलाब तो क्योंकि फूलों का राजा भी कहा जाता है तो बेहद ज़रूरी कि अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो समय रहते इसका जो प्रबंधन है वो ज़रूर अपनाएं और अच्छी उन्नत खेती आप इसकी कर सकें। साथ ही सेब के बागवानी के दौरान और किन बातों का ख्याल रखना होगा ये भी जानकारी आपको हम आगे देंगे। फिलहाल रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं।
गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से आप गुलाब की उन्नत ढंग से खेती कर सकते हैं और सेब की बागवानी के दौरान किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं रुपेश जी? हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ जी। मैं छत्तीसगढ़ में सेब का खेती हो सकता है क्या, उसके बारे में जानना। छत्तीसगढ़ में सेब की खेती हो सकती है या नहीं, ये आप जानना चाह रहे हैं डॉक्टर गने? क्या खेती तो कहीं भी हो जाएगी सेब की, जो जहाँ पे सरद इलाका है, जहाँ पे हमारा चिलिंग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। अगर ये छत्तीसगढ़ ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे थोड़ी सी मतलब पहाड़ी एरिया है, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर सर्दियों का, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाएगा, वो भी कम से कम 1000 घंटे और तभी हो सकता है। और जो हमारी लो चिलिंग वैरायटीज उसमें हम फिर कर सकते हैं। अभी हम परमात्मा से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे ऊपर वाले जितने भी स्टेट हैं उसमें ये खेती हो जाएगी, हो भी सकती है और सेब आ भी सकता है। लेकिन वो सेब का साइज कितना बड़ा होगा आपको, मतलब जो वहाँ पे टेम्परेचर की वजह से रेस्पिरेशन का उसमें दखल हो जाएगा, क्लाइमेट की वजह से रेस्पिरेशन का उसमें ज्यादा हो जाएगा। इसमें रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाएगी तो सेब तो चेरी के दाने जितना ही हो जाएगा वहां पे। तो जो जिसके लिए हम खेती करेंगे, जब वो फुलफिल ही नहीं हो जाएगा कि हमें कोई नफा हो, तो अपना हमसाई हमसे कोई वो सेब खरीदे, जब वो नहीं हो सकता तो फिर क्या फायदा है सेब जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर गने आप काफी खुश नजर आ रहे हैं कि जो किसानों का रुझान देख करके रुचि है उनकी सेब की बागवानी के लिए। मुझे बहुत खुशी हो गई ये रुचि देख के अपने किसान भाइयों की, बहुत ही खुशी हो रही है। और मैं अभी ये अपना जो मामला है अपने बड़े हुकाम से, यूनिवर्सिटी के जो हमारे हुकाम है इस महकमे के साथ जो करते हैं, उनसे ये मैं डायरेक्टली कहूँगा कि चिलिंग जो लो चिलिंग टेम्परेचर है उनको सारा इम्प्रूव करें, ताकि हमारे नीचे वाले जो हमारे हमसाई स्टेट है वहाँ पे इस खेती की काश्त हम कर सकते हैं और जिससे हमारे किसानों को फायदा हो जाए। जी बिल्कुल। और भी जो संभावनाएं हैं वो प्रबल हो सके सेब की बागवानी के लिए। फिलहाल जो किसान फूलों की खेती करते हैं और उसमें भी गुलाब की अगर बात की जाए, इसके बारे में भी लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर कमल, जानना चाहेंगे आपसे, अगर हमारे किसान अभी कलम विधि से इसकी खेती करते हैं तो कब तक जो फूल है उनको मिलना शुरू हो जाता है? देखिए, अगर इसमें कभी कलम विधि से करते हैं, जाते हैं इसमें कलिकायन करते हैं, ग्राफ्टिंग से बोलते हैं ना, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, मूल ग्रंथ एक होता है, उसको हम पहले 1 साल पहले तैयार कर लेते हैं और इसी सीजन में जिस पौधे का हमको उस पर इंग्लिश गुलाब की कलम चढ़ानी होती है, उसी कलिका निकाल कर उसमें हम फिट कर देते हैं। फिट करने के अलग अलग तरीके हैं। तो उसमें करीब 1.5 से 2 महीने का समय लगता है कि वो पौधा उसके साथ दोनों जुड़ते हैं, वो फिर उसमें नई ग्रोथ शुरू होती है जी। और उसमें जो पॉलीथीन से बांधा होता है उसको हटाना होता है। तो करीब वैसे तो फूल उसमें मार्च, इसी सीजन में मार्च अप्रैल में आना शुरू हो जाता है, लेकिन हम उस फूल को लेना नहीं चाहेंगे, सुझाव देते हैं, क्योंकि पौधा जब कमज़ोर रहेगा तो वो फूल देने लगेगा तो अच्छी सी ग्रोथ नहीं होगी जी। तो उससे करीब अगले साल ही 1 साल बाद फूल आप ले सकते हैं अच्छी क्वालिटी के। और ना सिर्फ फूल के लिए बल्कि जैसा आपने बताया कि कई तरह के जो उत्पाद हैं वो गुलाब के ज़रिए बनाए जाते हैं, फिर चाहे हम कॉस्मेटिक एरिया के क्षेत्र की हम बात करें या इसके साथ साथ और भी जगह जो इसकी सुगंध की वजह से काफ़ी लोकप्रिय रहता है। हर एक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कुछ संभावनाएं हैं। उन क्षेत्रों के हिसाब से ज़रूरी कि पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि किस तरह का उत्पाद आप चाहते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या बनाना चाहते हैं उसी के अनुसार आपको प्रजाति करनी है। तेल निकालने की प्रजातियां अलग हैं और जो आपको माला के लिए फूल तोड़ना उसकी प्रजातियां अलग हैं, कट फ्लावर के लिए करना तो अलग है। और लेकिन सबसे ज़्यादा मुनाफा डॉक्टर साहब किसमें मिल सकता है किसान को?
देख, किसान को वैसे तो फ़ायदे की अगर हम बात करें तो जो कटफ्लावर की वैरायटीज़ हैं उनमें अच्छा मुनाफा होता है, बशर्ते कि उसकी आप पूरे साल अच्छी तरह से उसकी देखभाल करें। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि यहाँ 3 अलग अलग क्लाइमेट होने की वजह से गर्मियों में थोड़ी समस्या आती है, उसका आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा और उसकी जो मार्केटिंग है उसको आपको अच्छी तरह से चैनलाइज अध्ययन करना पड़ेगा ताकि आपका माल जो है बेकार ना जाए। ये तो उसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है। जी बिल्कुल, इसके जरूरी कि बाजार की जानकारी भी हमारे किसान रखें। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। श्री राम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? बैतूल मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ सर, कि बैतूल जिले या बैतूल जिला तहसील मुल्क जी, बैतूल जिले में ये एमपी जिला बैतूल जी और तहसील मुल्क ग्राम जी। तो इसमें सेब की खेती नहीं हो सकती क्या अपने यहाँ पे? सेब की खेती यहाँ हो सकती है या नहीं? डॉक्टर गने, देखिए अब लगातार अलग अलग राज्यों से हमारे दर्शक जो हैं वो जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से बैतूल जिला है यहाँ, वहाँ से श्री राम जी ये जानना चाह रहे हैं। ये तो एमपी से बोल रहे हैं, वहाँ पे तो आपको पता ही है मैदानी इलाका, प्लेन एरिया है हमारा पूरा, और गर्मी भी वहाँ पे बहुत पड़ती है जी। तो वहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट, चाहे हम मतलब जो लो चिलिंग टेम्परेचर वैरायटी भी हम वहाँ करेंगे, वो भी वहाँ पे नहीं हो सकती है क्योंकि वहाँ पे शिद्दत की गर्मी होती है जी। शिद्दत की गर्मी होने की वजह से वहाँ पे नहीं हो सकते। जो भी हो सकता है सेब की काश्त वो हमारे ऊपर मतलब जो नॉर्दर्न स्टेट्स है हमारे और जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे पॉसिबिलिटी है लो चिलिंग वैरायटीज पे, लेकिन वहाँ एमपी साइड में नहीं। सर आपने देखा होगा पिछले साल अखबार न्यूज़पेपर में आया था कि महाराष्ट्र में एक एप्पल की सेब की काश्त दर को वहाँ पे फूल भी आ गई। वो उसमें सिर्फ यही मसला था कि वो उसने यहाँ पे लिया था और चिलिंग रिक्वायरमेंट उसने यहाँ पे कंप्लीट की थी। वहाँ पे जब वहाँ गया तो वहाँ पे फूल आ गए, लेकिन उसके बाद वो जल गया। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा किसान भाई वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट करे सेब के लिए। यानी जो वैज्ञानिकों की संस्तुति है वो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए हम मान सकते हैं सेब की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, महेश जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। जी महेश जी, क्या जानना चाह रहे हैं? जी, हम खेती के बारे में जानना चाह रहे हैं। गुलाब की खेती आप करना चाहते हैं? जी, तो फूलों के लिए करना चाह रहे हैं या कोई किस तरह का उत्पाद आप चाहते हैं इसके जरिए? जी, फूलों के लिए। चलिए बिल्कुल, डॉक्टर कमल क्या जानकारी देना चाहेंगे? हाँ महेश जी, फूलों के लिए आप 2 तरह के जो हमारी प्रजातियाँ आप उगा सकते हैं। एक तो कटफ्लावर के लिए प्रजातियाँ उगा सकते हैं जिनमें हम फूल काट के डंडी सहित बाजार में भेजते हैं। उसकी प्रजातियाँ हैं जैसे कि हम बात कर रहे थे, पूसा अरुण है, पूसा शताब्दी है, रक्तिमा है और गोल्डन गेट है, फर्स्ट रेड है। कुछ प्रजातियाँ हैं जो कटफ्लावर के लिए अच्छी मानी जाती हैं। दूसरा, अगर आप लूज फ्लावर जो माला वगैरह में फूल चलते हैं उसके लिए आप जो देसी गुलाब है जो पहले से ट्रेडिशनली किसान उगाते हैं उसको उगा सकते हैं, या फिर उन्नत किस्में जो हम अभी भारतीय किसान संस्थान ने निकाली है पूसा अल्पना, उसको भी उगा सकते हैं। और ये खुले खेत में खेती इसकी अच्छी होती है लूज फ्लावर वाली, और कट फ्लावर वाली पोलिया उसमें अच्छी होती है। इसलिए इसका ध्यान रख के जो आप कर सकते हैं उस हिसाब से इसका चुनाव करें और अच्छी खेती करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। चलिए बिल्कुल, इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सतीश यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत सतीश जी आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। सर मैं ये जाना था कि हमारे यहाँ सेब की खेती बदलती सर की यहाँ की जलवायु सर ऐसा नहीं है ना कि वो मीठा नहीं आता है सेब अपने यहाँ हिमाचल जी। ठीक है, यहाँ कौन लगता है प्रयागराज में? तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि प्रयागराज में संभावनाएं हैं सेब की खेती की या नहीं? सर बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन अलग अलग प्रांतों से आ रहा है, तो खुशी हो रही है मुझे कि मैं इन सवाल का अच्छी तरह जवाब दूं। लेकिन बेसिकली जो हमारा ये सेब है ये पूरे टेम्परेट एरिया के लिए है। सिर्फ जहाँ पे हमारा टेम्परेट थ्राउट बोल रही है हमारे, मैं अपने भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्व में जहाँ पे भी टेम्परेट एरिया है वहाँ पे सेब की काश्त हो सकती है। लेकिन जो अब हम सब ट्रॉपिकल एरिया जो हमारे एडजॉइनिंग हिमाचल से नीचे उत्तराखंड या पंजाब का ऊपर वाला हिस्सा जो शिमला के साथ है वहाँ पे हम कर सकते हैं। और यूपी में भी जो वो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे हो सकता है, मगर लो चिलिंग वैरायटीज के साथ।
लेकिन वो अभी मुमकिन नहीं है। हालांकि है, हम वैरायटी है जिन पे हम काम कर रहे हैं, लो चिलिंग टेम्परेचर वैरायटीज है हमारे पास, हम उन पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम पूरी तरह सफल ना हो जाएं, जिसे हमारी चाहत है कि हमारा किसान भाई तरक्की करे। मैं उनको 2 लाख इधर से लो चिलिंग टेम्परेचर वैरायटी वहां पे दूंगा, लेकिन वहां पे उनको कुछ हासिल नहीं होगा तो फायदा क्या है। अगर हम ट्रायल बेस्ड पे, हम जो यहाँ का विश्वविद्यालय है वो वहां के विश्वविद्यालय से MOU एक करता है, वहां पे हम ट्रायल लगा सकते हैं एक एक करके, जो जिस क्षेत्र में हमें लग सकता है कि वहां पे हो जाएगी ये सेब की काश्त, तो वहां पे हम उनके साथ MOU करते भी हैं और कर रहे हैं। जी, यानी इस दिशा में जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि और भी जो किसान हैं वो सेब की बागवानी से जुड़ सकें, लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस तरह की जो किस्म है वो विकसित की जाए जो कि उतने तापमान को सहन कर सके। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं रेवली जी? सर जी नमस्कार, मैं ये कहना चाहता हूँ गेंदा की खेती कर रहा है मुझे जी, इसकी मैंने नर्सरी उगाने का प्रयास किया 3 बार, 10 और 20 साल भी जी, लेकिन मैं नर्सरी उगा नहीं पा रहा हूँ। मैं कृषि विज्ञान केंद्र पे पढ़ता गनीवा जो है विज्ञान केंद्र है, उनसे भी मैंने जानकारी प्रयास किया, लेकिन उनसे अभी नया बीज जो पूछा अनुसंधान करके आया इस साल का, उसका भी जमा नहीं। तो उसका जमाने का क्या बहुत अच्छा तरीका बताया। एक ये कि ये कितने दिन, मतलब अगर हम नया मैच्योर फूल जो है इसको संग्रह कर रख सुखा लें तो कितने दिन तक में उसका जमा हो सकता है, कितने अधिकतम कितने दिन तक? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर कमल क्या जानकारी आप इनको देना चाहेंगे कि गेंदे की खेती? इनका सवाल थोड़ा क्वेश्चन कट रहा था, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया ये नर्सरी उगाने में इनको समस्या आ रही है जी, और कैसे नर्सरी उगाई जाए वो इनको जानना चाहते हैं। ये मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं लोगों के, जी सीड जमा नहीं है, तो कई बार वो वैरायटी के ऊपर जो है अपना क्वेश्चन मार्क कर देते हैं कि बीज खराब होगा, ये होगा। देखिए बीज भी खराब हो सकता है अगर किसी ने आपके साथ गद्दारी की है, और अदरवाइज तो कई बार हमारे जो हम कल्चरल प्रैक्टिस है जो हम बुआई करते हैं वो भी कई बार अज्ञानता की वजह से या कम नॉलेज की वजह से भी प्रॉब्लम आती है जी। तो इसकी बिजाई के लिए सबसे पहले जो है, अगर 2 तरीके से आजकल हम पौध तैयार करते हैं, एक तो ट्रे के अंदर करते हैं और एक जो हम परंपरागत नर्सरी बनाते थे ज़मीन में। तो ट्रे के लिए जो है ये कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलाइट 3 चीज़ों का मिश्रण उसमें रखते हैं हम 3 भाग कोकोपीट और 1 भाग परलाइट और 1 भाग वर्मिकुलाइट जी, 3:1 के अनुपात जी अनुपात में। तो उसको मिश्रण को आप जो प्लास्टिक की ट्रे आती है उनमें भर लीजिए और उसमें बीज को बो दीजिए। एक होल में, उसमें अलग अलग होल रहते हैं, एक होल में एक ही बीज डालें, क्योंकि ज़्यादा बीज डालेंगे तो वो बेकार ही जाता है, फिर पतली बारीक बारीक वो आ जाती हैं, उसके पौधे कमज़ोर हो जाते हैं जी। तो उसमें बिजाई करें और बीज को हो जाए करीब 2 सेंटीमीटर गहराई बोएं, उससे ज़्यादा ना बोएं, और उसमें बहुत हल्का पानी डालें। उसमें समस्या क्या है कि कोकोपीट काफ़ी समय तक पानी को बनाए रखती है, अगर उसमें आप ज़्यादा पानी बार बार डालेंगे तो पौधा बीज जो है वहीं सड़ जाता है, ज़्यादा नमी की वजह से। वो ज़्यादा पानी की वजह से, कम पानी की वजह से दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा की वजह से दिक्कत आएगी जी। एक तो ये कारण हो सकता है, और दूसरा जो हम परंपरागत क्यारियों बना के करते हैं उसमें कई बार किसान क्या करते हैं, समतल क्यारी के में बीज बखेर कर बो देते हैं और उसे खुला पानी छोड़ देते हैं, जिसमें अगेन दोबारा से इसमें बीज के सड़ने का अंदेशा बढ़ जाता है जी। तो उसमें जो है थोड़ी क्यारी ऊंची बनाएं, करीब करीब 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाएं, जैसे नाली और क्यारी बनाते हैं ना, ऐसे ही बनाएं, हाँ, रिज और चैनल वाला सिस्टम से। और उसमें क्यारी में अच्छी तरह से खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालें और उसके ऊपर बीज बोएंगे। करीब 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर उसमें लाइनें बनाएं और उसमें करीब 2 सेंटीमीटर गहरे पे बीज डालें, और बीज डालने के बाद उसमें बारीक सड़ी हुई गोबर की खाद को उस पे ऊपर एक परत बना दें, जिससे कि बीज जो है बहेगा नहीं और ढक जाएगा। बिल्कुल, देखिए क्यारी जो है वो आपको ऊंची रखनी होगी, जिसमें पानी की निकासी जो है वो सही समय पर हो सके। आगे भी आपसे डॉक्टर साहब इस बारे में और जानकारी हम लेंगे। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता।
ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हेलो किसान, जिसमें आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं गुलाब की उन्नत खेती के बारे में और कैसे आप अगर सेब की बागवानी कर रहे हैं तो किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे किस तरीके से जब आप गुलाब की खेती करते हैं और किस तरह की जानकारी होना इसमें ज़रूरी हो जाता है। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत राकेश जी आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हम ये जानकारी लेना चाहते हैं जी, सेब की खेती कर सकते हैं हरियाणा में जी? सेब की खेती हो सकती है या नहीं? सिरसा हरियाणा से जुड़े हैं डॉक्टर गने। नहीं, अभी नहीं सर, पहले भी बताया हूँ, अभी नहीं हो सकती है जब तक कि हमारी वैरायटी वहाँ पे नहीं आएगी, लो चिलिंग वैरायटी। क्योंकि मैंने पहले भी बताया ये टेम्परेट फ्रूट है, यही हमारे जो ये इकोलॉजी है टेम्परेट थ्राउट वर्ल्ड, इसी में ज्यादा होता है। और कहीं पे जो सब ट्रॉपिकल एरिया जो हमारे टेम्परेट एरिया के साथ मिलते हैं वहां पे हो सकती है। और जब हमारे पास ये लो चिलिंग टेम्परेचर वैरायटी आएगी तो सबसे पहले तो हम पंजाब और हरियाणा में ही करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नज़दीक हमारे स्टेट के हैं और हिमाचल प्रदेश के हम ज़्यादा नज़दीक हैं, तो वो वहाँ से ले सकते हैं, हमारे यूटी से ले सकते हैं, मगर अभी इस वक्त पॉसिबल नहीं है, इस वक्त नहीं। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर गने, अभी जो किसान सेब की बागवानी से जुड़े हुए हैं हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, उन्हें क्या आप सलाह देना चाहेंगे यहाँ? हाँ, मैंने शुरू किया था यूरिया सुप्रे 3 से 4% देना है। उससे क्या हो जाता है, हमारा जो हमारा फंगस है, जो भी कोई बीमारी हमारी सेब को लगती है गर्मियों में, वो आप ओवर विंटर उन्हीं पत्तों पे करती है। जो ही हम स्प्रे करते हैं वो नीचे गिर जाएंगे, फिर डिकम्पोज हो जाएंगे। उससे हम 80% लोड, 80 to 90% लोड जो हमारा है, जो मतलब किसी भी बीमारी का, वो पहले ही खत्म हो जाता है। क्योंकि जो ओवर विंटर करता है उन्हीं गिरे हुए पत्तों पे, लेकिन जब वो सड़ने लगते हैं, जब वो डिकम्पोज होने लगते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। सर, दूसरा हमारा जो इस वक्त हमें इम्पॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हम प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब जो हमारे दरख्त में नई नई शाखें आती हैं, उनको किस साइंटिफिक तरीके से हम करें, जिससे हमारे अगले साल हम मतलब जो हमारा फ्रूट हो वो अच्छा हो और बीमारी बगैर हो। उसमें क्या करते हैं, जो हमें वो प्लांट्स निकालने पड़ते हैं जो हमें शेडिंग करते हैं दूसरे ब्रांच पे। नंबर 1 ये करना पड़ता है। नंबर 2, जो हमें हमारा जो खड़ा जो ब्रांच होता है, जो सीधे खड़ा होता है, जिसको हम वाटर स्प्राउट्स भी बोलते हैं, उनको हमें निकालना पड़ता है। क्योंकि उसमें क्या है, उसमें हमारे फ्रूट बर्ड्स कम लग जाते हैं। फ्रूट बर्ड्स उन पे कम हो जाए, क्योंकि एक कुदरती सिस्टम है दरख्तों पे कि जो हमारे वर्टिकल, जिसको हम क्रॉच एंगल बोलते हैं, जो हम तने के थोड़ा एंगल में जो टहनियां होती है, उस पे हमारी जो ये फ्रूट बेयरिंग बर्ड ज्यादा लगते हैं, उनको हमें रिटेन करना है। यानी वैज्ञानिक विधि जो रहती है सेब की बागवानी की, उसका आपको ख्याल रखना होगा, जिससे अच्छा ना सिर्फ उत्पादन मिले बल्कि गुणवत्ता युक्त जो फल है आपको मिल सके। डॉक्टर गने, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, शुक्रिया सर, शुक्रिया।
तो डॉक्टर कने केवी के अनंतनाग से हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे सेब की खेती के बारे में भी। साथ ही डॉक्टर कमल, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, कटाई छटाई की हम बात सेब में कर रहे थे, गुलाब में भी उतनी महत्वपूर्ण रहती है? सही कहा बिल्कुल मुकुल जी आपने। गुलाब में भी मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा, जो गुलाब की खेती कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से गुलाब की फसल लगाई हुई है, उसमें भी कटाई छटाई का बहुत बड़ा इसका महत्व है। और कटाई छटाई वैसे तो हम अक्टूबर में इसमें सुनिश्चित करते हैं, हो जानी चाहिए। अगर किसी ने नहीं करी है तो अभी उसको जल्दी जल्दी इसको पूरी कर लें जी। और इसमें कटाई छटाई में एक बात का ध्यान रखें कि गुलाब में बीमारी होती है डाई बैग। डाई बैग मतलब ऊपर से नीचे की तरफ को आती है, और वो जब हम कटाई छटाई करते हैं, उसको जो किनारा होता है कटा हुआ, वहीं से उसमें फंगस ग्रो करता है। तो उसको रोकने के लिए उसमें एक जो कार्बेंडाजिम एक फफूंदीनाशक होता है, उसका पेस्ट बनाकर उसके ऊपर लगा दें, या फिर 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका घोल बनाएं, उसका स्प्रे करें जी। तो ये इसके समय बहुत जरूरी है इसको बीमारी को रोकने के लिए। तथा साथ साथ कटाई छटाई के बाद उसमें अच्छी तरह से गोबर की खाद और उर्वरक जो भी दे रहे हैं उसमें दे दें, क्योंकि वो पूरे साल फसल की जो पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसा करने से उसमें वो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अच्छा, जो फूल है देखिए वो आपको मिल सकेंगे गुणवत्ता युक्त, और उसके जरिए भी आपको जो मुनाफा है वो ज़्यादा मिल पाएगा। डॉक्टर कमलपाल सिंह, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तो जाना आप सभी ने आज किस तरीके से गुलाब की उन्नत ढंग से खेती आप कर सकते हैं, और साथ ही सेब की बागवानी में किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। अब हमारा जो कल का विषय रहेगा वो भी आपके साथ हम साझा कर लेते हैं, जिससे पहले से आप अपने सवाल जो हैं तैयार कर सकें। कल खासतौर से हम बात करेंगे सर्दियों में पशुओं के रखरखाव की, और बात होगी पशुओं में टीकाकरण और सावधानियाँ। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल सुझाव हम तक पहुँचाना चाहते हैं, मेल ID है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। उसके साथ ही आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए, इसके जरिए आप हमसे जुड़ पाएंगे। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हुई हैं, इसके जरिए आप हमसे जुड़ सकेंगे। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को अब आप देख सकेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम पर भी। खासतौर से ये जो QR कोड आप देख पा रहे हैं, इसको आप स्कैन कीजिए, और उसके बाद ये सारी जानकारी आप YouTube के माध्यम से ले सकेंगे, कभी भी कहीं भी। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ठाकुरों में रिश्ता नहीं मिलेगा तो क्या किसी का भी हाथ पकड़ लेगी? झोपड़ी में रहने वाले चांद के सपने नहीं देखते। तुम्हारे प्यार की कसम है पूर्वा, यहाँ से भाग जाओ। तेरा भविष्य तो यही है। कितने दिन हो गए तुमने कुछ भी खाया पिया नहीं। पंचायत के विकास के लिए कोई महिला सामने आए। हम इस गांव के विकास के लिए यहाँ आए हैं। वो भाग्यशाली लड़का कौन है? पूर्वा। लौट के आए मेरे मीत, देखिए 8 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और ये चाहूँगा कि उनके और उनके परिवार के लिए दिवाली बहुत खुशी लाए। लेकिन मैं ये साथ साथ भी कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा जब हम दिवाली मनाएं तो ये ध्यान रखें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके ही निभाएं। भीड़ ना इकट्ठी होने दें, मास्क लगा के रखें, और हम पूरी अपनी सतर्क रहें, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इस खुशी के त्यौहार में हम इन्फेक्शन फिर से फैलाएं और हम एक और नई वेव देखें। तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बट स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी दिवाली।
बदलते भारत की शान।